नमस्कार। युग चेतना यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं श्यामलाल आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। देखिए दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे राम भक्ति काव्यधारा, हिंदी साहित्य के इतिहास में राम भक्ति काव्यधारा पढ़ रहे थे। उसी को मैं आगे लेकर चल रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ। राम भक्ति काव्यधारा की आज हमारी 6वीं कक्षा है, ठीक है ना। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके बताएं। अगर आपका कोई सुझाव है तो सुझाव हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं। युग चेतना यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। यह एक निःशुल्क प्लेटफार्म है। ये चलाया गया है कॉलेज प्राध्यापक भर्ती परीक्षा 2023। अभी हाल ही में नोटिफिकेशन जारी हुआ था आरपीएससी का, उनके लिए निःशुल्क चलाई जा रही एक मुहिम है। पीजीटी हिंदी से तैयारी करने वाले, टीजीटी हिंदी और नेट हिंदी, कॉलेज लेक्चरर हिंदी तैयारी करने वाले अभ्यर्थी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने साथियों के साथ शेयर कर सकते हैं। आपके साथी भी इस मेगा क्लास का लाभ ले सकें और अपना करियर संवार सकें। दोस्तों, मैं आपको कई बार कह चुका हूँ, वो बात आप ध्यान में रखें। आप जब भी इस हमारे YouTube चैनल पर पढ़ने बैठते हैं तो पेन और कॉपी ज़रूर लेकर बैठिएगा। स्टेप बाय स्टेप अपनी कॉपी में नोट करते जाइए। जो नोट्स बनाकर तैयारी करता है उनको मंजिल एक दिन ज़रूर मिलती है, ये मेरा वादा है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्तों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाना ना भूलें और अपने साथियों के साथ शेयर करें। देखिए, अपन बात कर रहे थे राम भक्ति काव्यधारा। राम भक्ति काव्यधारा की हमारी यह आज 6ठी क्लास है। यह आज हमारी 6ठी क्लास है, जिसमें गोस्वामी तुलसीदास की जो रचनाएं हमने कल पढ़ी थी उनका थोड़ा विस्तार से मैं बता देता हूं, क्योंकि कॉलेज प्राध्यापक भर्ती परीक्षा है, उसमें कुछ सवाल अंदर से गहराई से भी पूछे जाते हैं। अपन क्या ऊपर से पढ़ लेते हैं, तो कुछ अंदर से भी सवाल पूछा जाता है। तो मैं थोड़ा उन रचनाओं को, जो 12 रचना हैं, उन रचनाओं को थोड़ा गहराई से लेकर आया हूँ। और गहराई इतनी ज़्यादा भी नहीं है, परीक्षा के हिसाब से परीक्षा में किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं उनके बारे में जिक्र कर रहा हूँ। देखिए, गोस्वामी तुलसीदास रचनाएं ग्रेसन और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 12 रचना है, और बेनी माधवदास बाबा है, उनका जो ग्रंथ है मूल गोसाई चरित्र, उनमें 13 रचनाओं का जिक्र किया गया है। वो हमने कल की कक्षा में पढ़ लिया। आज 12 रचना जो आचार्य शुक्ल के अनुसार है उनके बारे में चर्चा करेंगे। 6ठी है, 5 तो कल तक पढ़ ली। 6ठी है कृष्ण गीतावली। कृष्ण गीतावली मुक्तक शैली में लिखी गई रचना है। इम्पोर्टेंट, याद रखना, क्यों परीक्षा में ऐसा ही पूछा जाता है। कृष्ण गीतावली किस शैली में रचित है? मुक्तक, प्रबंधात्मक, गेय, गीति, इस तरीके से। तो मुक्तक शैली में लिखी गई रचना है, और इसमें भी 7 कांड है रामचरितमानस के अनुसार। ये भी ध्यान रखना, रामचरितमानस में भी 7 कांड है, और इस कृष्ण गीतावली में भी 7 कांड है, और इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। कृष्ण गीतावली ब्रज भाषा में लिखी गई है। सूर के भ्रमर गीत पर आधारित यह रचना है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ऐसा ही सवाल परीक्षा में पूछा जा सकता है, सूरदास के भ्रमर गीत पर आधारित तुलसीदास की कौन सी रचना है? कृष्ण गीतावली। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। अब मैं 7 नंबर पर जो रचना है वो है विनय पत्रिका। विनय पत्रिका ये भी मुक्तक शैली में लिखी गई रचना है। अपनी कॉपी में नोट करते जाइए। विनय पत्रिका मुक्तक शैली में लिखी गई रचना है, और साहित्यिक ब्रज भाषा में यह रचित है। ब्रज भाषा, इनकी भाषा ब्रज है। यह भी इम्पोर्टेंट, मैं जो फैक्ट तथ्य है इम्पोर्टेंट है, जो परीक्षा में आने लायक है, उन्हीं को ही लेकर आता हूँ, सार लेकर आता हूँ। पहले मैं खुद नोट्स बनाता हूँ, है ना।
आचार्य शुक्ल है, इनको मैं आधार मानता हूँ। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सरस्वती पांडे और अभी फिलहाल में डॉक्टर विवेक शंकर की जो किताबें हैं उनको आधार मानकर मैं खुद नोट्स बनाता हूँ। उसके बाद में जो सही तथ्य है वो ही लेकर आता हूँ। तो देखिए, ब्रज भाषा में रचित है और इसमें 279 पद है। यह कॉलेज लेक्चर 2018 में सवाल पूछा गया है। मैंने कहा ना, अंदर से सवाल कई बार पूछे जाते हैं। तो यह कॉलेज लेक्चरर 2018 में ये सवाल पूछा गया। 299 पद है। प्रश्न ये पूछा गया, विनय पत्रिका में कुल कितने पद है? 279 पद है, 279 पद है। कालिदास से कली काल से मुक्ति हेतु विनय तथा आत्मनिवेदन के पद इसमें समायोजित किए गए हैं। इस रचना में तुलसी के व्यक्तित्व का सबसे विनम्र भाव व्यक्त हुआ है। किसमें? विनय पत्रिका में तुलसी का सबसे ज़्यादा विनम्र व्यक्तित्व है वो व्यक्त हुआ है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। आगे दोस्तों मैं बात करूं तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक कथन है, बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है और कई बार परीक्षा में पूछा गया कथन है। कहा जाता है कि तुलसी के राम को जानने के लिए रामचरितमानस पढ़ना चाहिए। तुलसी के राम को जानने के लिए रामचरितमानस पढ़ना चाहिए और स्वयं तुलसी को जानने के लिए विनय पत्रिका को पढ़नी चाहिए। ये आचार्य शुक्ल का कथन है जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। कहा जाता है कि तुलसी के राम को जानने के लिए रामचरितमानस पढ़ना चाहिए और स्वयं तुलसी को जानने के लिए विनय पत्रिका पढ़नी चाहिए। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। 8 नंबर में लेके आया हूँ दोहावली। दोहावली को देखिए, ये मुक्तक शैली में रचित है और भाषा इसकी ब्रज है। दोहावली की भाषा ब्रज है। टोटल 573 दोहे हैं मोस्ट। टोटल 573 दोहे हैं। तो पिछली बार कॉलेज लेक्चर में पूछ लिया गया कि विनय पत्रिका में कुल कितने पद है? 279 है। तो हो सकता है इस बार ये भी पूछ ले दोहावली में कुल कितने दोहे हैं? तो 573 दोहे हैं दोस्तों। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। और तुलसी के फुटकर दोहों का संकलन इसमें किया गया है दोहावली में। आगे मैं बात करूँ 9 नंबर पर बरवे रामायण। बरवे रामायण ये प्रबंधात्मक रचना है और ये अवधी भाषा में लिखी गई रचना है बरवे रामायण। ठीक है ना। इसमें टोटल 69 बरवे हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टोटल कितने बरवे हैं? 69 बरवे हैं, जिसमें 12/7 पर यति होती है। 12/7 पर यति होती है और टोटल 19 मात्रा होती है बरवे में। यह भी ध्यान रखना, परीक्षा में पूछा जा सकता है बरवे में कुल कितनी मात्राएं होती है? 19 मात्रा होती है और बरवे में 12/7 पर यति होती है। ठीक है ना। और टोटल बरवे रामायण के अंदर 69 बरवे हैं। रहीम के आग्रह पर उनके प्रिय छंद बरवे में रचित राम कथा ये लिखी गई। रहीम का प्रिय छंद है ये बरवे। बरवे रहीमदास जी का प्रिय छंद है। तो रहीम के कहने पर तुलसीदास जी ने बरवे रामायण की रचना की है। परीक्षा में ऐसे ही पूछा जा सकता है तुलसीदास जी ने बरवे रामायण की रचना किसके कहने पर की है? तो रहीमदास जी के कहने पर रचना की है। आगे 10 नंबर पर मैं लेकर आया हूँ गीतावली। गीतावली गीत शैली में लिखी गई रचना है और ये ब्रज भाषा में लिखी गई है और ये प्रबंध काव्य है दोस्तों। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। और इसमें 7 कांड में भी विभक्त है। रामचरितमानस की तरह इसमें भी 7 कांड है और इस रचना पर सूर के श्रृंगार और वात्सल्य वर्णन की छाप देखने को मिलती है। सूरदास का जो वात्सल्य रस है उस रस की छाप आपको गीतावली में देखने को मिलती है। अब प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि तुलसीदास की कौन सी रचना में सूरदास के वात्सल्य श्रृंगार हैं, वात्सल्य की छाप देखने को मिलती है? तो आप ध्यान रखें, गीतावली उत्तर करेंगे। ऐसा सवाल बन सकता है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है ना। आगे मैं बात करूँ 11 नंबर पर कवितावली है। कवितावली में कवित्व सवया शैली में रचित है और इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। कवितावली में भी 7 कांड हैं
और यह एक प्रबंध काव्य है। हनुमान बाहुक को कवितावली की ही एक अंग माना गया है। ठीक है ना, यहाँ तक तो ठीक है। 12 नंबर की रचना है जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें तो सवाल आना ही आना है। रामचरितमानस की रचना 1631 विक्रम संवत में की गई है, ये ध्यान में रखना। 1631 विक्रम संवत में की गई राम भक्ति का प्रबंध महाकाव्य है। ये राम भक्ति का प्रबंधात्मक महाकाव्य है रामचरितमानस। तुलसीदास जी ने स्वयं ने लिखा है, संवत 1631 कथा क्यों हरिपद धर शीसा, नवमी भोमवार मधुमासा, अवधपुरी यह कथा प्रकाशा। यह खुद ने तुलसीदास ने लिखा है 1631 के अंदर अवधपुरी में बार सोमवार को मधुमास में यह रचना लिखी गई है। ठीक है ना। इस रचना का समय 2 वर्ष 7 मास 26 दिन लगे। इस रचना का कुल समय 2 वर्ष 7 मास 26 दिन लगे और इसमें 7 कांड है। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तरकांड। यह 12 की 12 रचना आचार्य शुक्ल के अनुसार आज पूरी हो गई है। कल की कक्षा में कुछ तुलसीदास के विषय में विद्वानों के जो कथन हैं उन कथनों को लेकर आऊँगा। उसके बाद में तुलसीदास हमारा राम भक्ति का भी धारा में पूर्ण हो जाएगा। अगली कक्षा में अन्य कवि के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद।